सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज के हमारे इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं अपना HSC कॉमर्स से रिलेटेड। HSC कॉमर्स का यहाँ पे हम लोग जो OCM सब्जेक्ट है, OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसका हम ये रिविजनरी सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको हर चैप्टर का जो है पूरा इन डेप्थ रिवीजन मिलेगा, जिसको हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में पूरा से पूरा आपको जो है डिटेल में रिवीजन करा सके। ओके, सो जो यहाँ पे सबसे पहला आज का वीडियो है वो है फर्स्ट चैप्टर आपका OCM का जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब बेसिकली मैनेजमेंट जो कि आपका ये चैप्टर मतलब आपका जो ये सब्जेक्ट ही है मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब कभी भी अगर आप कुछ मैनेजमेंट करते हो तो मैनेजमेंट करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल यानी कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है। प्रिंसिपल यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ हमारे सामने जो ये चैप्टर है इसके अंदर हम कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जैसे कि हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है, देन FW टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, वो पढ़ेंगे। और उसके साथ ही साथ क्यों ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसका नेचर क्या है, यानी ये कैसे होता है, क्या होता है और इससे हमें क्या फायदे होंगे, ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम आते हैं अपने चैप्टर में। इस चैप्टर में सबसे पहले जो है आपको ये समझ में आएगा कि हम जो है यहाँ पे मैं आपके सामने जो है यहाँ रखने वाला हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं माइक फिट कर लूँ। हाँ, तो आपके सामने सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है, तो व्हाइल अचीविंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, while achieving goals of organization or of an individual, it is always important to use different systems और टेक्निक। देखो, अगर आपको कोई भी मकसद यूज करना है ना, अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो आप पढ़ाई ऐसे ही बैठे बैठे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग्स करनी पड़ती है, सारी चीजें करनी पड़ती है। यानी इसके लिए आप कुछ डिसाइड करते हो, कुछ प्लानिंग्स करते हो। तो उसी तरह से आपको किसी भी तरह के अगर कोई भी गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए आपको कुछ पहले प्लानिंग्स करनी पड़ेगी, कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी, कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। और इसी तरह से जब हम कोई बिजनेस चलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स जो है कहा जाता है। यानी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी इन मतलब कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है जिसको यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है और उन यूनिवर्सली यानी पूरी दुनिया में वो चीज सेम है। उन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, सो इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजन एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर एक बिजनेस की मैं बात करूं तो एक बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कि अगर मैनेजर है तो उसको अगर बिजनेस चलाना है तो उसको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। उसको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉइज प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्ली टाइम पे आ रहे नहीं आ रहे, अगर आ रहे तो कितना टाइम काम कर रहे हैं, कितना उनका वेस्ट जा रहा है टाइम, ये सारी चीजें और उसको ध्यान देनी पड़ेगी। और यही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो उसको हेल्प करेंगे कुछ इफेक्टिव यानी अच्छे से अच्छा डिसीजन लेने के लिए, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए। ओके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, टेक्निक और सिस्टम व्हिच गिव अ वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड प्रिंसिपल। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो ऐसे टेक्निक, ऐसे सिस्टम जो कि आपको रिजल्ट्स पाने में हेल्प करते हैं, उन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, चलो आओ अब हम देखते हैं ये इन प्रिंसिपल का नेचर क्या है, नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले तो ये समझो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए क्यों गए हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम जो है अपने जो एम्प्लॉइज है, जो बिजनेस में जो एक एम्प्लॉइज होते हैं उनको गाइड किया जा सके और साथ साथ में उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, यानी उनको समझा जा सके कौन सा काम कैसे करना है, आ जा सके अच्छी तरह से। This principles insist on improving efficiency of organizational resources in terms of profit। और ये प्रिंसिपल इसीलिए हम बनाते हैं, इसीलिए बनाया गया है जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़े, अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके और उसके साथ साथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा ज्यादा फायदा हो सके। दिस प्रिंसिपल्स आल्सो फोकस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल्स इसलिए भी बनाए गए हैं ताकि एक कंपनी में अगर सुपीरियर्स है, सुपीरियर यानी सबसे हाई पोस्ट के जो ऑफिसर्स है, वो जो सबऑर्डिनेट्स है उनके अंदर में जो काम कर रहे हैं और जो बाकी मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उन सभी के बीच में एक अच्छा तालमेल बना रहे, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे। बिकॉज अगर कंपनी के सभी लोग, ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएगी। ओके, ठीक है, चलो आ जाओ अब हम देखते हैं द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यानी जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल नेचर के कैसे हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना, इनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यानी यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसे हैं जिसको आप यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो। क्यों, देखो, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल मतलब जो पूरी दुनिया के लिए सेम होते हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए सेम है नेचर के मामले में। दैट मींस दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर। भले इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर का मतलब है कि भले वो कितनी ही बड़ी हो या किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, आप उन मैनेजमेंट
प्रिंसिपल उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। देयर रिजल्ट्स में वेराई एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड बट दिस आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी उनके रिजल्ट्स हो सकते हैं थोड़े बहुत चेंज हो, इनका तरीका हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन इनका रिजल्ट एट द एंड सेम होगा। दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हर लेवल पे ये अप्लाई होगी। ओके, सो यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी पूरी दुनिया में इसको आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपेंडिंग मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है कितना छोटा है, आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से चला सकते हो। दूसरा पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस, यानी एक तरह से हमारे लिए गाइडलाइंस होती है, हमें कौन सा काम कैसे करना है, क्या क्या करना है, किस हद तक करना है, किस तरह से करना है, ये चीजें हमको उससे समझाई जाती है। एक गाइडलाइंस यानी एक हमको रूट मैप मिलता है इसके थ्रू। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के जरिए हमें क्या पता चलता है, कुछ गाइडलाइंस पता चलती है, जिससे कि अगर कल को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई सिचुएशंस आ रहा है, तो उसको कैसे टैकल कर सके, यानी उसको कैसे हम सह सके और उनसे बाहर निकल सके वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और किस तरह से हम उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सके। ओके, दे आर नॉट रिजिड, रिजिड का मतलब होता है फिक्स और इसका ऑपोजिट होता है फ्लेक्सिबल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है फिक्स नहीं है, यानी एक बार बना दिया तो कभी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रिंसिपल्स को जहां आपको लग रहा है अपने हिसाब से थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजेस ला सकते हो। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, साइज, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल कब अप्लाई करना चाहिए डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके नेचर के ऊपर, मतलब नेचर यानी इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर, ऑर्गेनाइज मतलब जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा काम कर रही है, किस टाइप का काम कर रही है, कौन से टाइप के बिजनेस में, कितना बड़ा बिजनेस है उसका, किस तरह का सिचुएशन है इस समय पे बिजनेस में, क्या बिजनेस में प्रॉफिट हो, बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्या बिजनेस बहुत ग्रोथ फील्ड में या डिफ्लेशन फील्ड में, ये सारी चीजें उसके बाद हमें उसके हिसाब से प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन देन द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द रेट, साइज, नेचर एंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक एग्जांपल दिया कि अगर हम जैसे बोलते हैं फेयर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है आपकी सैलरी, यानी जो भी एम्प्लॉय काम किया जा रहा है उसको क्या इंसेंटिव मिल रहा है, क्या सैलरी मिल रही है, क्या वेजेस मिल रहा है। तो फेयर रेम्यूनरेशन, अगर मान लो एक करोड़ की कंपनी जिसका महीने का इनकम ही 1 करोड़ होता है, तो उसके कंपनी के एम्प्लॉयज को पेमेंट होगा, और वही एक ऐसी कंपनी जिसका महीने का मुश्किल से लाख रुपया पेमेंट निकल रहा है, महीने से लाख रुपए का इनकम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है मुश्किल से कंपनी में, तो वो लाख रुपए के हिसाब से उनकी जो है जो कंपनी के एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी रेम्यूनरेशन फिक्स की जाएगी। तो फेयर का यहाँ पे फेयर जो वर्ड है इसका मीनिंग डिपेंड करता है, यानी इसका मतलब डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना अर्निंग हो रहा है, कितना नहीं, सिचुएशन क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉसेस हो रहा है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है उसका फेयर का डेफिनेशन। ओके, थर्ड पॉइंट था प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। देखो जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ये प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं कि चल बैठते हैं हम लोग बना लेते हैं प्रिंसिपल, ऐसे नहीं बनाया गया है। बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। जैसे द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जो है प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं थ्रू रिसर्च वर्क, यानी बहुत सारे रिसर्च वर्क किए गए हैं, बहुत सारी सिस्टमैटिक जो ऑब्जर्वेशंस किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, कंडक्ट किए गए हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट बिफोर डेवलपिंग देम, यानी इन प्रिंसिपल्स को बनाने से पहले बहुत सारी चीजें रिसर्च वगैरह की गई है। The results of such experiments have been developed as principle after its practice in organization। और इन्हीं रिजल्ट्स का जो है, इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट्स है उसको डेवलप करने के बाद, उनको ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद, उनको प्रैक्टिस करने के बाद जो है फाइनली इनको मतलब फाइनलाइज किया गया कि हाँ ये प्रिंसिपल जो है हम इसको अपना सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है, यानी उसको आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी चेंजेबल है। इट मींस दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कंपनी सिचुएशन कैसी है उसके हिसाब से आप अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल्स टू सूट द रिक्वायरमेंट। कंपनी में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, उसके बेसिस पे जो है आप अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल, द बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग, बिकॉज बिजनेस एक ऐसी चीज है, बिजनेस कभी रिजिड नहीं हो सकती। अगर आप आज प्रॉफिट कर रहे हो इसका मतलब नहीं कि अगले 10 साल तक प्रॉफिट ही करते रहोगे, कभी ना कभी बिजनेस में क्राइसिस आएंगे, कभी ना कभी इश्यूज आएंगे, आपको लॉसेस होंगे, तो उसके हिसाब से जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल आप कब अप्लाई करो। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी adjusted or modified and can be used in organization according to it. Yes, obviously मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप अपने नीड के हिसाब से, अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो और उसको उस हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल का मैनेजमेंट क्या मतलब क्या होता है, बेसिकली मैनेजमेंट जो है कि ग्रुप एक्टिविटी है, यानी आप अकेले बैठ के मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। अगर मैं विज्ञान इंस्टीट्यूट का किसी पर्टिकुलर ब्रांच का अगर मैं मैनेजर हूं, तो मैं अकेले बैठ के जो है ऐसे सोच लिया मैंने, हाँ ऐसे करना है वैसे करना है, तो मैं अकेले बैठ के जो है मैनेज नहीं कर सकता, मुझे टीम वर्क चाहिए। अगर मुझे मैनेज करनी है चीजें तो हमें टीम वर्क चाहिए, टीम वर्क से ही चीजें मैनेज हो पाएंगी। ओके, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट का बेसिक एम क्या होता है कि उनका जो मकसद है, यानी मैनेजमेंट उसी
उसी हिसाब से चीजें प्लान करती है ताकि जो उनका मकसद है, जो गोल है, उसे वो अचीव कर सके। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स। दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इसी हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि आप अपने पूरे एम्प्लॉयज को उस हिसाब से जो है उनको इन्फ्लुएंस कर सको और उनको हेल्प करो कि हाँ, मतलब उनको ये तरह से गाइड करो कि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, एट द एंड जो बोलते हैं ना कि हमारे मकसद है, उन मकसद को जो है हम क्या कर सके, अचीव उन मकसद को जो है हम अचीव कर सके, हम अपने गोल्स को हासिल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी जैसे करोगे वैसे भरोगे। यानी यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ टेकिंग डिसीजन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से हम अपने डिसीजंस लेते हैं। दे डिटरमाइन द कॉज फॉर रीजन ऑफ पर्टिकुलर इफेक्ट, यानी कभी भी अगर कोई हम डिसीजन ले रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा ही होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। अगर हम कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। यानी ऐसे ही मतलब जो चीज हम कुछ अगर कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो है इम्पैक्ट आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द वर्कर्स एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग इज द सेल ऑफ प्रोडक्ट। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम आपका ऑर्गेनाइजेशन, मान लो आपको कोई बिजनेस इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, और मतलब इस बेसिस पे नहीं कि आपको ये एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको इस बेसिस पे कह रहा हूँ बिकॉज जब भी कोई लोग जब किसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो उनके लिए, मैनेजर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सारे प्रिंसिपल्स को वो लोग इक्वल इंपॉर्टेंस दे। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि जो लोग जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या लगता है कि सारे प्रिंसिपल जरूरी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कुछ प्रिंसिपल्स को लोग बहुत अच्छी तरह से इंपॉर्टेंस देके उससे मतलब उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कंपनी में काम कर लेते हैं, बट बहुत से प्रिंसिपल्स वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस में जो है बहुत सारा इंपैक्ट आ जाता है। ओके, सो इस तरह से जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो सारे इक्वल इंपॉर्टेंस है। ओके, चलो, सो ये था आपका नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर 7 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट्स में अगर आपको ये 4 मार्क के लिए एग्जाम में आता है तो आपको एटलीस्ट जो है 5 to 6 पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन करना ही करना है विथ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी क्या, यहाँ ये पार्ट आपको इतना लिखना ही लिखना है, ये 4 लाइन। उसके बाद इन पॉइंट्स में से आप कम से कम आपको 4 to 5 पॉइंट जो है लिखने ही लिखने आपको 4 मार्क्स के लिए। और ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 8 मार्क का नहीं है, ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। तो आपको उसके हिसाब से 4 से 5 एटलीस्ट 5 पॉइंट जो है आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, 5 पॉइंट आप 4 से 5 नहीं, 5 से 6 पॉइंट आपको लिखना है। कम से कम आप 5 पॉइंट लिखोगे, मैक्सिमम 6 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, चलो आ जाओ। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सो जैसे हमने डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। यानी हम जैसे हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल में देखा तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हर जगह पे अप्लाई किया जा सकता है। ये एक प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशन है हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के, जो कि रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब बार बार आने वाले बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स है उसकी हमें ये एक तरह से प्रिंसिपल्स के जरिए हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है। ओके, दे आर गाइडिंग द मैनेजर, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मैनेजर टू नो देम। यानी कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स होते हैं उनको इन प्रिंसिपल्स के जरिए गाइडेंस मिलता है, तो हर मैनेजर को इसके बारे में जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इन ग्रुप एक्टिविटी वन नीड्स टू अप्लाई प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी टाइप का बिजनेस हो, छोटा हो या बहुत बड़ा बिजनेस हो, आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी वो मैनेजर है उसको मैनेजर को अपने बिजनेस की साइज के हिसाब से जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लगाने पड़ेंगे, जिससे कि वो बिजनेस अच्छे से अच्छा ग्रोथ कर सके। ओके, दिस प्रिंसिपल टेस्टेड एंड प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड फॉर मेनी इयर्स। और ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है पूरी दुनिया भर में बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद ही इन्हें एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन का दर्जा दिया गया है। ओके, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और कुछ फैक्ट दिए कि क्यों हमें हेल्पफुल है। बोलते ना कि रीजन बताओ, आपने बोल तो दिया ना जरूरी है, लेकिन उसका रीजन क्या है। तो रीजन क्या है, ये प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट्स टू मैनेजर। यानी जो मैनेजर्स होते हैं ना उनको एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग देता है। मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये एक मैनेजर को हेल्प करता है क्या जानने में कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है। ये हेल्प करता है टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम। एक मैनेजर को क्या हेल्प होता है कि उसको ये बात समझ में आती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशन चल रहा है वो क्या है और जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, और उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में उन प्रॉब्लम्स का जो है आसानी मिलता है और वो सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है बहुत ईजिली।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये एक आउटकम है एक्सपीरियंस का बहुत सारे प्रोफेशनल पीपल का, यानी जो इतने सारे प्रोफेशनल लोग हैं जैसे हेनरी फ्यूल हो गया, टेलर हो गया, इन्होंने जो इतने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनके ये एक्सपीरियंसेस का देन है ये प्रिंसिपल, इसीलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और ये हेल्प करता है मैनेजर्स का अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। और मैनेजर को इससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, उसे ये समझ में आता है कि उन्हें अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से जो है रिएक्ट करना है। ओके, दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडेंस रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज यानी अब देखो रिसोर्सेज का मतलब है जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, जो जो मैन पावर यूज होता है, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस के रिसोर्सेज है। अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं होगी चीजें तो ये रिसोर्सेस वेस्ट होंगे, और अगर रिसोर्सेस वेस्ट होंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाएगा। जैसे अगर मान लो कि एक मतलब बहुत से एक्सपेक्ट होते हैं, अगर एक ये पेन ही है ना, एक पेन का जब एक रेट डिसाइड हुआ है ना, तो ये रेट डिसाइड होने पे इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे, क्या क्या मटेरियल लगा है, फिर मटेरियल लगने के साथ साथ इस पे कितने लोगों ने काम किया, क्या मशीनरी का यूज हुआ है, लाइट बिल का यूज हुआ है, तो उसके कितने कितने खर्चे आए, तो वो लोग सब डिवाइड करने के बाद जो है ये एक पेन का प्राइस जो है डिसाइड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज का डिसाइड करने के लिए, और अगर आपके फालतू में रिसोर्सेस वेस्ट होंगे तो आपका ये पर्टिकुलर पर यूनिट कॉस्ट जो है बढ़ेगा। ओके ठीक है, चलो हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि किस तरह से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली अगर आप चीजें मैनेज कर रहे हो ना, तो देयर मतलब तो आपका जो फिजिकल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि मटेरियल, मशीन, मनी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि मैन पावर है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब यही दो रिसोर्सेज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि कोई भी गुड्स बनते हैं। और अगर ये फंक्शन प्रॉपर होगा मैनेजमेंट का तो प्रॉपर बैलेंस होगा आपके रिसोर्सेज में, और इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी अच्छे से अच्छे यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, और उसका जो है वेस्टेज का जो है कंट्रोल हो सकता है, और डिसिप्लिन और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट जो है आप मेंटेन कर सकते हो। एक अच्छा कॉर्डियल यानी अच्छा से अच्छा रिलेशनशिप मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में आप मेंटेन कर सकते हो, जिससे कि एफिशिएंसी लेवल जो है एम्प्लॉयज का बढ़ेगा, और इससे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो आपका बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरह से चलेगा। जैसे कि अगर आप स्टैंडर्ड टूल्स और मशीनरी यूज करोगे तो ये हेल्प करेगी आपकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में और प्रोडक्टिविटी भी, एज वेल एज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे से अच्छा जो है काम कर पाएंगे। ओके चलो आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं साइंटिफिक डिसीजन। तो अब साइंटिफिक डिसीजन कैसे, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन ये नहीं कि हम बैठ के यहाँ पे कोई केमिकल इक्वेशन ऐसा कुछ ये कर रहे वो कर रहे, नहीं। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना, सोच समझ कर एक डिसीजन लेना। अगर मैं कोई रिस्क भी उठा रहा हूँ तो मेरा वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है, ऐसी आंख बंद करके रिस्क उठाना नहीं होता है कोई भी बिजनेस में, बिकॉज अगर आप आंख बंद करके रिस्क उठाओगे तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं और डूब जाओगे पूरी तरह से। ओके सो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन लेना, और प्रिंसिपल्स जो है आप एक मैनेजर को ट्रेन करते हैं, मतलब जो प्रिंसिपल्स के जरिए एक मैनेजर ट्रेन होता है कि किस तरह से उसे क्रिटिकल सिचुएशन को टैक्टफुली यानी इफेक्टिवली जो है हैंडल करना है, अदरवाइज मैनेजर जो है उस चीज को कर नहीं पाएगा प्रॉपर्ली और ट्रायल और एरर बेसिस पे काम करेगा। ट्रायल और बेसिस का मतलब है एक बार कोशिश करेगा, अगर उसने गड़बड़ की तो वापस दूसरी बार वापस कोशिश करेगा, फिर गड़बड़ करेगा, फिर तीसरी बार वापस कोशिश करेगा, फिर गड़बड़ करेगा। इससे क्या होगा पता है, इससे आपके कंपनी को नुकसान होगा, ठीक है, आपका रॉ मटेरियल, मैन पावर, टाइम, ये सारी दुनिया भर की चीजें वेस्ट होगी। इसलिए इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का हेल्प लिया जाता है मैनेजर्स को ट्रेन करने के लिए। और अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज करेंगे तो एक अच्छे से अच्छा हम आइडिया निकाल सकते हैं किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, और उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके 3-4 अल्टरनेटिव्स है सॉल्यूशन के, और हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो तो होता है कि टू अर्न प्रॉफिट, बट टू अर्न प्रॉफिट के साथ साथ उन्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी कि जो एक बिजनेस है तो वो जब भी कोई रिसोर्सेज को हैंडल कर रही है, गाइड कर रही है अपने मैनेजमेंट को, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे, वो इस चीजों को भी ऊपर फोकस करे कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो क्वालिटी मेंटेन करे, और रीजनेबल प्राइस पे, मतलब अच्छे से अच्छा रीजनेबल प्राइस हो, जिससे कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स जो है लोगों को तक पहुंच सके। यानी ऐसा नहीं कि फालतू क्वालिटी है एकदम और सस्ते में पहुंचा रहे, तो ऐसे गुड्स का मतलब नहीं है। अब फिर वो आप एक तरह से आप अपना बोलते हैं कि जो आपका सोशल कॉज जो है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा नहीं रहे हो, तो सोसाइटी को लेकर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेसमैन आपको प्रॉफिट मोटिव है माना, लेकिन आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी गुड्स आप प्रोवाइड करो और रीजनेबल रेट पे। आप आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन जो क्रिएट नहीं करो, यानी ऐसा सिचुएशन मत क्रिएट करो जिससे कि पूरे मार्केट में ऐसा लगे कि सिर्फ आप अकेले सेलर हो जो बेच रहे हो और आप अपनी मनमानी पे फिर बेचने लगोगे। मोनोपोली नहीं क्रिएट होनी चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, अच्छा रेम्यूनरेशन यानी अपने जो एम्प्लॉइज है
उनके साथ आपको अच्छी तरह से बिहेव करना है, एक एनवायरनमेंट अच्छा मेंटेन रखना है, हेल्दी वर्किंग प्लेस रखना है, स्टैंडर्ड मशीन और टूल्स का यूज़ करना है। स्टैंडर्ड मशीनरी और टूल्स अगर यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, जो भी वर्कर्स है, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके कंपनी में या ऑफिस में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी तरह से कोई एक्सीडेंट्स नहीं हो गए, वो लोग अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा। अगर अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा तो उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो कभी भी एक कंपनी में R&D होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, पार्ले जी। पार्ले जी अगर देखोगे ना, मतलब अभी आप लोगों ने पता नहीं कब से ध्यान दिया होगा, बट जब मैं छोटा था ना, मतलब अभी तो मैं 20 साल का हो जाऊंगा कुछ दिनों में, लेकिन जब मैं छोटा था, अराउंड में जब 7-8 साल का था, तो पार्ले जी जो 5 रुपए का पैकेट आता था, 5 रुपए के पार्ले जी के पैकेट में लगभग अगर मैं बोलूँ तो 20 से 25 जो है बिस्किट्स रहते थे। और अभी करंटली जो पार्ले जी का पैकेट आता है उसके अंदर मेरे ख्याल से 14 से 15 जो है पार्ले जी की पैकेट, पार्ले जी के जो है मतलब वो बिस्किट्स रहते हैं। इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ, बेसिकली ना ये जो कंपनी जो पार्ले जी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी जारी रखी। कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी रखी, उन्होंने क्या किया, पार्ले जी गोल्ड एक नया और ब्रांड आया जिसका प्राइस उन्होंने ज्यादा रखा है। पार्ले जी गोल्ड का 5 रुपए का जितना 5 रुपए के पैकेट में जो नॉर्मल पार्ले जी के बिस्किट आते हैं, उतना 10 रुपए का जो पार्ले जी गोल्ड होता है ना, उतने बिस्किट्स आते हैं। एक तो ज्यादा रहता है बस, लेकिन उसका प्राइस ज्यादा है। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने पार्ले जी का ना प्राइस बढ़ाया। इससे क्या हुआ, मार्केट में 5 रुपए का पार्ले जी आज भी 5 रुपए का ही मिलता है। तो क्या किया उन लोगों ने, अपनी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया, उसका जो है क्वांटिटी रिड्यूस करी, क्वांटिटी कम कर दी। जो पहले 20-25 जो पार्ले जी बिस्किट आते थे उसके अंदर, अब जो है मुश्किल से 12 से 16 आते हैं, 12 से 15 के लगभग रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, R&D करके अपना एक और प्रोडक्ट लाया मार्केट में, पार्ले जी गोल्ड, जिससे उनका बेनिफिट्स होने लगे। और प्लस उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी इस तरह से लोगों के नजर में डाला कि वो लोगों ने ये किया, मतलब एक तरह से कि अपना उनका प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी नहीं कम होने दिया, और प्लस वो प्रोडक्ट बिकते भी रहा। ऐसा भी नहीं कि लोग उससे जो है गुस्सा हुए कि अरे ये क्या कर दिया, बिकॉज लोगों ने उन्होंने क्या किया, एक बार में 22 से 15 नहीं किया, उन लोगों ने 22 से पहले 20 किया, 20 से 18, 18 से 16, ऐसे करते करते धीरे धीरे कम किया, जिससे कि लोगों को अच्छी तरह मतलब इजी ऐसे आसानी से ना समझ में आए कि अच्छा कम हो गया क्वांटिटी। ठीक है, ओके, चलो। तो जब भी जो मैनेजमेंट है ना, ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ह्यूज है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो कभी भी अगर आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, मतलब अगर अपने बिजनेस को चलाना है, तो आपको R&D करते रहना पड़ेगा, यानी नए नए प्रोडक्ट, न्यू रिसर्च करके, नए नए डेवलपमेंट करके R&D कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा। बिकॉज आपको न्यू टेक्निक्स लानी पड़ेंगे अपने प्रोडक्शन फील्ड, फाइनेंस फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में, ह्यूमन रिसोर्स। मान लो आपका एक और एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो एक मतलब आपकी कंपनी, मतलब मार्केट में 2 लोग हैं, आप भी एक बिस्किट बना रहे हो, एक और आपका पर्सन, एक और मार्केट में एक पर्सन है, वो भी बिस्किट बना रहा है। आप जो बिस्किट बना रहे हो, जिस मशीनरी को यूज करके, वो 1 घंटे में 100 बिस्किट बनाता है, और जो सामने वाला जो मशीन का यूज कर रहा है, वो 1 घंटे में 200 बिस्किट बनाता है। यानी कहीं ना कहीं उसको जो कॉस्ट है, मतलब उसका कम लाइट बिल यूज हो रहा है, कम मशीन, कम टाइम में उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, और वही सेम टाइम के अंदर आपका प्रोडक्ट कम हो रहा है, प्लस आपका लाइट बिल ज्यादा यूज हो रहा है। यानी आपके ओवरहेड जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू वो दूसरे पर्सन थे। तो इस तरह से आपको जो प्रोडक्शन फील्ड में जो है जो भी मशीनरी है वो अपडेटेड रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप, और वो R&D से होगा। अगर आप कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट देंगे तो आपको और डेवलप्ड जो है चीजें मिलती रहेंगी। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेल्प्स कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको इस तरह से भी हेल्प करती है, आपके जो एम्प्लॉयज है, जैसे सुपीरियर मैनेजमेंट लेवल के जो एम्प्लॉयज है, जो नॉर्मल लेवल पे एम्प्लॉयज है, उनके बीच में कंट्रोल होता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि मान लो कि कोई बॉस है, जैसे कोई CEO है और एक तरफ पे कोई मैनेजर है, तो मैनेजर जो है CEO को गाली दे रहा है, उनको बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है। जो नॉर्मल एम्प्लॉयज मैनेजर को गाली दे रहा है कि मैनेजर ऐसा है वैसा है। जो नॉन वर्किंग स्टाफ है, जैसे प्यून्स हो गया, और दूसरे जो नॉन वर्किंग स्टाफ है ऑफिस में, वो एम्प्लॉयज को गाली दे रहे हैं वर्किंग स्टाफ को। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बेसिकली क्या होना चाहिए, अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि सब अच्छी तरह से काम करे, तभी जो है बेटर जो है कंपनी जो है ग्रो कर पाएगी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस प्रोवाइड, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहीं ना कहीं गाइडलाइंस होता है किस चीज के लिए, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये चैलेंजिंग होता है, मतलब काफी चैलेंजिंग है कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, बट स्टिल कोऑपरेशन डिफरेंट एम्प्लॉयज के बीच में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ एम्प्लॉयज के नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट के भी बीच में, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिपार्टमेंट आपस में ही लड़ रहे हैं, इनके बीच में भी एक जो है बोलते हैं ना तालमेल होना चाहिए, जिससे कि अच्छा हो सके, और कितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को जो है इजीली जो है कंट्रोल करके परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट निकाल सके एम्प्लॉय। ये मैनेजर का काम होता है, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है इसमें अच्छा खासा हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में और कंट्रोल।
ओके चलो लास्ट पॉइंट, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यानी कहीं जो भी लोग काम करते हैं उनका एक मकसद होना चाहिए। यानी मैनेजर्स को, जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर का काम होता है कि उसको ये ध्यान देना है कि जो उसकी कंपनी मतलब जो उसके एम्प्लॉयज है, जैसे मान लो कि कोई डिपार्टमेंट है, मान लो परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर है और उसके अंडर में 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है ना, उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एम्प्लॉय मेरा कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसके हिसाब से इंसेंटिव देना पड़ेगा, उसको उतना मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको अप्रोच करना पड़ेगा। उसको अगर कोई दिक्कतें आ रही है, उसको मान लो कोई प्रॉब्लम्स आ रही है किसी दूसरे पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को, तो उसका पता करना पड़ेगा कि क्या दिक्कतें आ रही है क्या नहीं आ रही है। सो इस तरह से ये मैनेजर का काम होता है। और ये चीजें कैसे समझ में आती है एक मैनेजर को, मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ के उनको कैसे तरह से क्या करना है। अगर कोई बहुत ज्यादा एम्प्लॉय मान लो डिमोटिवेटेड है, तो मैनेजर का काम है कि उसको बूस्ट करे, उसको उसका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट करे, उसके माइंड में लाए। तो ये सारी चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो तरह से आपके सामने मैंने जो है क्यों मैनेजमेंट प्रिंसिपल जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में भी जो है बहुत अच्छी तरह से बता दिया। ओके सो स्टूडेंट्स, अगर एक और चीज मैं बोलूंगा, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, अगर इन द सेंस आपको लग रहा है कि स्पीड है बहुत, तो आप वीडियो को 1x के जरिए 0.75x में भी डाल के देख सकते हैं, ताकि मेरा स्पीड हो जाए। बिकॉज मैं स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ ना, बिकॉज आपको कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाए। ओके सो स्टिल मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना भी स्पीड नहीं है, बिकॉज आपने एक बार पढ़ा होगा तभी आप ये रिविजन लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, ये बिकॉज, और मैंने पहले ही बोला है रिवीजन भले बट स्टिल इन डेप्थ रिवीजन है, यानी एक एक चीज, इसलिए मैं एक एक चीज रीड करके बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं ऊपर ऊपर से ही बता देता। ठीक है चलो अब आते हैं, जो इतनी देर से हम लोग बात कर रहे ना सर मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो बेसिकली ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता क्या है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने जो ये एक बंदे हैं जिनका हमारे सामने फोटो दिख रहा है, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ये वो बंदे हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, यानी इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया, और उन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे। इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है, यानी इनके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव है, इतने ज्यादा हेल्पफुल है ना, कि इनके प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का जो है दर्जा दे दिया गया है। बिकॉज इन्होंने जो प्रिंसिपल्स लाए हैं वो इतने ज्यादा अच्छे और इतने ज्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल है। अब हेनरी फ्योल के बारे में देखते हैं। हेनरी फ्योल 1841 में इनका बर्थ हुआ है। ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, मतलब माइनिंग जो बड़ी बड़ी जो मतलब मिनरल्स जो निकाले जाते हैं ना बड़े बड़े खदान से, तो वहाँ पे एक इंजीनियर थे जो कि बाद में एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, यानी कुछ टाइम बाद जो है एक बहुत बड़े इंडस्ट्री बन गए, और बाद में एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल मैनेजर के भी बन गए। ये ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर। ओके जस्ट अ सेकेंड। तो इन्होंने अपना करियर एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में स्टार्ट किया था इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ सीएमडी। तो ये सीएमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन तक ये पहुंचे थे, और इन्होंने एक नॉर्मल इंजीनियर के तौर पे चालू किया था। आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट ऑन ऑब्जर्वेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी काफी सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्होंने कुछ 40 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे सामने रखे हैं, जो कि इन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक जो इन्होंने खुद प्रपोज की थी, जिस बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल और इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन ये इनके बुक का नाम है। इस बुक के अंदर इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को रखा है। सो इनका ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ये एक बहुत ही वैल्यूएबल रहा है, और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। जो इनके 14 प्रिंसिपल है ये हमारे सामने यहाँ पे हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, डिवीजन ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, एस्पिरेटरी कॉर्प्स। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल्स है। एक एक को हम लोग डिटेल में आ जाओ पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि आपको ओवर बताऊं, बिकॉज यहाँ पे इतना इन डेप्थ तो मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे आप अपने मन से थोड़ा, बिकॉज ये बहुत बड़े आंसर्स है। तो यहाँ पे एक आपको ये दे देता हूँ, मैं न्यूमोनिक दे देता हूँ, URCS, डिड यू सी गोवा। ये एक न्यूमोनिक है। न्यूमोनिक किस तरह से है ये कि आपका U से यूनिटी ऑफ कमांड, R से रेम्यूनरेशन, C से एक चीज होगा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, D से डिसिप्लिन, I से एक चीज, फिर D से फिर ऐसे ऐसे कर करते ये, जिससे कि अगर आप देखोगे 3 6 3 9 10 11 12 13 14 14 लेटर्स है यहाँ पे, और 14 लेटर्स का 14 यहाँ पे प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो मैंने एक न्यूमोनिक दिया है जिससे कि आप ये आंसर इजीली याद कर सको, बिकॉज 14 पॉइंट को याद हो सकता है इतनी प्रॉपर ना रह जाए। तो ये एक न्यूमोनिक है, अगर ये न्यूमोनिक आप ध्यान में रखोगे तो आपको जो है ये पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ा आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि न्यूमोनिक में U क्या है, R क्या है, C क्या है, तो हम लोग वो देख लेंगे। ठीक है, आओ पहले डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, सॉरी, अगर एक कंपनी में मान लो कि एक कंपनी है, एक कंपनी में मान लो लाखों लोग काम कर रहे हैं, लाख भी नहीं, मान लो 85 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर एक
कंपनी 50 लोग काम कर रहे हैं तो सबके काम गाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा काम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे आ जाए और वो लेके बैठा रहे, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। यानी आपके जो डिवीजन ऑफ वर्क है ना वो प्रॉपर होने चाहिए, जिससे कि अच्छे से अच्छा काम हो सके। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि मान लो कि कोई बंदा परचेज में बहुत ज्यादा, मतलब किसी बंदे का ऐसा है कि वो सेल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यानी कॉलिंग करके या अपने टारगेट्स कंप्लीट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आप उसको मार्केटिंग फील्ड में रख दियो, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। यानी आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कौन सा इंसान कौन सी फील्ड में बेस्ट है, और आपको उसी से रिलेटेड जो है उसको जॉब में डालना पड़ेगा। यानी आपको एक्सपर्टीज उसकी समझनी पड़ेगी, और उसके एक्सपर्टीज के हिसाब से जो है आपको उस एम्प्लॉय को काम उसके एक्सपर्टीज के हिसाब से उसको जो है काम देना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लेवल यानी कंपनी का प्रोडक्टिविटी अच्छे से अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि आपको प्रॉपरली जो है काम को डिवाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन, अगर वो टेक्निकल में अच्छा तो उसको टेक्निकल में डालो, फाइनेंशियल फील्ड में अच्छा तो फाइनेंशियल में, कमर्शियल में अच्छा है कमर्शियल में, सिक्योरिटी ऑपरेशन या अकाउंटेंट मैनेजरियल इस काम में अच्छा है, तो डिपेंड करता है कि वो कौन से काम में अच्छा है। जिस चीज में वो बेस्ट है, जिस चीज में उसकी बोलते हैं कि एक्सपर्टीज है, आपको उसी चीज में उसको डालना है, उस तरह से आपको काम को डिवाइड करना है। ओके, सो सबसे पहला प्रिंसिपल है क्या, हमें काम को बहुत अच्छी तरह से प्रॉपरली डिवाइड करना है, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डायलॉग आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। तो ये वही चीज है कि बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां, यानी ऑथोरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। अगर आपको किसी चीज की ऑथोरिटी दी है, यानी किसी चीज का आपको हक दिया गया है, यानी ऑथोरिटी का मतलब क्या है कि आपको डिसीजन लेने का पावर दिया गया है, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर वो काम नहीं होता तो आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ मुझसे नहीं हुआ है, या मेरे अंडर में होने की वजह से ये नहीं हो पाया। यानी आप अगर वो अच्छे से होता है तो उसकी शाबाशी भी आपको ही लेनी है, और अगर वो अच्छे से नहीं होता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी है। अगर आप मैनेजर हो तो अगर आप किसी को ऑथोरिटी दे रहे हो कंप्लीट करने की टास्क की गिवन टाइम में, तो ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ इट डज नॉट कंप्लीट द वर्क इन गिवन टाइम। अगर आप ऐसा मैनेजर किसी को काम दे रहे हो कोई कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस गिवन टाइम में वो जो है काम कंप्लीट करके दिया। अगर वो नहीं करके देता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उस चीज के लिए कि हाँ बोलने के लिए कि हाँ ये मेरी वजह से नहीं हुआ या मेरी गलती है। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखनी है, यानी वही चीज है कि बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। ओके, तीसरे पॉइंट पे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे ना तो कोई काम नहीं होगा। यानी अगर मान लो कि आपके ऑफिस का टाइम है, मान लो मॉर्निंग 10 बजे से लेके इवनिंग 5 o'clock तक, और जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो लोग आराम से 12 बजे आ रहे हैं और 3 बजे निकल जाते 3 बजते बजते लोग निकल जा रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो आपके एम्प्लॉयज है ना उनमें डिसिप्लिन नहीं है, उनको कब आना है कब जाना है इस चीज से उनको कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी जो है डेवलप नहीं कर पाएगी, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगी। आज हम लोग भी अगर ये वीडियोस ले रहे हैं, अगर हम लोग ये लेक्चर्स ले रहे हैं, इतना वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो डिसिप्लिन है, हमने वो डेडिकेशन दिखाया है, हम वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ हमको किस तरह से कंटेंट लाना है, कैसे लाना है। ऐसे नहीं हम लोग मुंह उठा के कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आके बकवास कर रहे हैं, नहीं, हम उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, प्रॉपर कंटेंट दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अगर हमारा ये चैनल भी अगर ग्रो कर रहा है और करेगा आगे और फ्यूचर में और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा, तो वो एक डिसिप्लिन से ही करेगा। अगर हम वो कंटिन्यूसली चीज़ें अपलोड करते रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो यानी किसी भी चीज़ को अगर ग्रो करना है तो उसके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथी चीज़ है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कमांड। अब बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड का यहाँ पे डायग्राम दिया है। अगर मान लो कि एक कंपनी में 40 लोग हैं और 40 अलग अलग लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, नहीं रुक जाओ गड़बड़ हो गया, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक कंपनी है उसमें 10 एम्प्लॉयज है, 10 एम्प्लॉयज परचेज डिपार्टमेंट वाले हैं। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट में उसके 10 लोग काम कर रहे हैं, और परचेज डिपार्टमेंट के 3 मैनेजर्स हैं। तीनों मैनेजर ने 3 अलग अलग जो है अपने इंस्ट्रक्शंस दिए 10 लोगों को। तो जो 10 के 10 है ना वो कंफ्यूज्ड है कि यार किसकी बात माने, इसकी बात माने, उसकी बात माने, या किसी और की बात, तीसरे की बात माने। तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज है वो आपस में ही कंफ्यूज होंगे किसकी बात माननी चाहिए किसकी नहीं, और वो लोग प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। सो ये अप्रोच जो है बहुत ही ज्यादा गलत अप्रोच है। यानी इससे क्या हो गया कि आपकी यूनिटी नहीं है कमांड देने में, जो आप कमांड दे रहे हो उसमें यूनिटी नहीं है। आप तीनों जो मैनेजर हो, आप तीनों मैनेजर में यूनिटी नहीं है कि आप सिंगल कमांड देके 10 लोगों से काम करवा सको। सो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा हूँ कि मैं ये
लेक्चर आऊंगा, तो आज मैं अगर वो लेक्चर लेके आया हूँ तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे अंदर यूनिटी ऑफ कमांड है कि हमने अगर कोई बात बोली है तो उसको हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 4 लोगों ने कुछ बोल दिया और 5 लोग कुछ और कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है समझ नहीं आता है, तो ये रॉन्ग अप्रोच होता है। देखो यहाँ पे रॉन्ग अप्रोच और राइट अप्रोच दोनों के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। एक इंडिविजुअल जो है 3 लोगों को अगर कमांड देगा तो वो जो है सही अप्रोच होता है, वो लोग प्रॉपरली काम कर पाएंगे। लेकिन 2 इंडिविजुअल मिलकर 3 लोगों को अलग अलग कमांड देंगे तो उससे क्या होगा कि उनको समझ में ही आएगा, वो लोग आपस में कंफ्यूज होंगे किसकी बात माने किसकी नहीं और क्या काम करे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी 5वीं चीज है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है यहाँ पे क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में आ जाओ देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक हेड होना चाहिए और एक प्लान को फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर हमने बोला, जैसे मैं ओसीएम पढ़ा रहा हूँ तो मैं ओसीएम अगर लेके आ रहा हूँ तो मैं 10 टीचर को यहाँ पे खड़े रह के नहीं बोलूंगा कि 8 चैप्टर चलो 8 चैप्टर 8 टीचर पढ़ेगा, नहीं। इससे क्या होता है 8वें चैप्टर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, 8वें टीचर का एग्जाम्पल देने का तरीका अलग होगा और आपको हर टीचर के लिए अलग अलग चीजें समझनी पड़ेंगी और जो कि आपके लिए डिफिकल्ट होगी। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वन हेड और वन प्लान से वो काम करना चाहिए, तो ही जो है ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय द वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक ही मैनेजर होना चाहिए, वो एक ही मैनेजर एक प्लान को लेके उनको फॉलो करके आगे बढ़े। अगर एक प्लान को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और उनका मकसद सबका एक होना चाहिए। सबका मकसद अगर ग्रोथ है तो सबका तभी जो है कंपनी ग्रोथ कर पाएगी, अदरवाइज वो कंपनी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। यानी जब आप इसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना तो आपको अपने से पहले अपने कंपनी के बारे में सोचना है। आज मैं यहाँ पे बैठ के लेक्चर ले रहा हूँ, मैं अपना टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मैं अपने बारे में सोचने से पहले आप लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने क्लासेस के बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में सोच रहा हूँ। ओके, सो एक बिजनेस में यही होता है, आपको अपने पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल डिसीजन, पर्सनल प्रॉब्लम्स, ये सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़ेगी। आज अगर मैं एक फैक्ट बताता हूँ, मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आपको टाइम दिख रहा होगा तो रात के 2:50 हो रहे हैं और ये वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है। तो रात के 2:50 पे अगर मैं कर रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्डिंग, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं अपने से पहले मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा हूँ। इससे क्या समझ में आता है कि मैं जो है मतलब अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मैं साइड में रख रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के जरिए, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो तभी हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगा। ओके, ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब ये था। 7th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई एक पर्टिकुलर हेड करे, यानी पावर्स और अथॉरिटीज किसी एक इंसान के अंदर हो, यानी एक इंसान के हाथ में पावर्स और डिसीजंस हो, उसके पास हो कि वही सारे डिसीजन ले। लेकिन देखो क्या होता है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में 30-40 एम्प्लॉयज और वो लोग काम कर रहे हैं, तो एक बंदा डिसीजन लेने के लिए काफी है। बट वही ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 40-50 हजार एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो है एक अकेला बंदा जो है सारे डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसीलिए उस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, इफ साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज देन देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन पावर एंड अथॉरिटी, यानी हमको पावर और अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में जो है प्रॉपर बैलेंस बना रहे। यानी ये भी चीज आपको ध्यान देनी है, अगर आपने पावर बांट दी, अलग अलग लोगों के हाथ में दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। आपको भी ध्यान देना है कि बैलेंस बना रहे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ हो, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलो आगे है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। एक कोई भी बिजनेस होता है ना, कोई भी बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो एम्प्लॉयज किसी भी बिजनेस के मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। ह्यूमन एसेट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फॉर एनी बिजनेस। अगर आज ये यूट्यूब चैनल भी चल रहा है तो मैं, प्रशांत सर, नीरज सर, महेश सर, हम लोग ये यूट्यूब चैनल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर हम में से कोई भी चला गया तो ये यूट्यूब चैनल का हो सकता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो अच्छी तरह से ना चले या वो एक पर्टिकुलर कमी आ जाएगी, तो ये रेम्यूनरेशन यानी पैसा मिलना। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, पैसा, यानी एक बोलते हैं ना कि सैलरी या वो, तो अभी आप बोलोगे सर आप लोगों को भी सैलरी मिलते हैं, तो हम लोग कोई सैलरी वाले नहीं लेते हैं। हम लोग बेसिकली वी आर द को फाउंडर्स ऑफ विज्ञान इंस्टीट्यूट, सो बेसिकली हम लोग ये सारी चीजें काम करते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए कोई मॉनेटरी टर्म्स मैटर नहीं करता। स्टिल हमारे लिए नहीं करता ना, क्योंकि हम लोग ओनर्स है, इसलिए हमारे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन वो क्या, जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की। जो
कर रहे हैं, अगर एक बिजनेस उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज अगर काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज किस लिए काम करते हैं? अपनी सैलरी के लिए। उनके लिए तो सैलरी बहुत ज्यादा मैटर है, अदरवाइज वो दूसरी कंपनी में जाके काम करेंगे, वो थोड़ी ना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो ओनर्स कर रहे हैं ना, वो तो काम कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन, टाइम टू टाइम पैसे मिलना, टाइम टू टाइम सारी चीजें मिलना जो है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन उनका स्किल, उनके एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी इन बेसिस पे सोच के, इन बेसिस को ध्यान में रख के ही जो है उनका आपको सैलरी फिक्स करना पड़ेगा। यानी उनका क्या नॉलेज है, उनकी क्या एक्सपर्टाइज है, उनके अंदर स्किल कितना है, मार्केट में इस समय पे उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या रेट चल रहा है, कितना लोग उस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, और जिनका अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा है तो उसके हिसाब से सैलरी, यानी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो आपको ध्यान में रख के जो है उस इंसान का जो है सैलरी फिक्स करना है। ओके, आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन भी ये एक बेसिकली ये एक हायरार्की है। हायरार्की का मतलब होता है जब बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मान लो एक सीईओ है, एक सीईओ है, जो सीईओ मान लो सबसे हेड लेवल पे, और यहाँ पे एक प्यून है। तो ये प्यून है या फिर मान लो कोई एम्प्लॉय है, मतलब कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय। अब लोअर लेवल से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसका सैलरी कम है, ये तो एक हायरार्की होती है, हायर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो लोअर लेवल का एम्प्लॉय जो है, इसको मान लो कोई दिक्कत है, मान लो उसके मतलब ऑफिस का प्रिंटर खराब है, तो वो जाके सीईओ को थोड़ी बोलेगा कि ऑफिस का प्रिंटर खराब है। तो ये क्या होती है? एक हायरार्की होती है। हायरार्की यानी इन द सेंस कि मान लो कि इसके ऊपर कोई होगा यहाँ पे हेड, उसको बोलेगा, फिर इसके ऊपर कोई हेड होगा, वो इसको बोलेगा, फिर इसके ऊपर का कोई हेड जाके हो सकता है वो सीईओ उसका हेड हो तो उसको, यानी कोई बड़े से बड़ा डिसीजन है, छोटे से छोटे प्रॉब्लम कुछ भी हो तो वो हायरार्की मेंटेन करनी होती है, तभी जो है एक प्रॉपर जो है तरह से चल सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हायरार्की अगर आप मेंटेन करोगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से चलेगा। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ये गैंग प्लैंक नामक ये भी एक चीज होती है, जिससे क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे, मतलब मान लो ये परचेज डिपार्टमेंट का कोई बंदा है और ये सेल्स डिपार्टमेंट का कोई बंदा है, तो यहाँ वाले बंदे को इस वाले बंदे को अप्रोच करना है, तो वो क्या करेगा? पहले तो नॉर्मल या हायरार्की उसको मेंटेन करनी पड़ेगी, तब यहाँ तक वो पहुंचेगा। बट एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है तो डायरेक्टली वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी चीज का कांटेक्ट होता है, इस चीज को एक गैंग प्लान जो है कहा जाता है। ओके, ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा। आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी हर चीज के लिए एक जगह होती है और हर जगह के लिए कोई ना कोई, मतलब हर इन इट्स प्लेस, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए और हर चीज के लिए कोई ना कोई जगह होती है। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मान लो मेरे गोडाउन में बहुत सारा रॉ मटेरियल रखा है, लेकिन वो गोडाउन में नहीं, इस समय पे करंटली फैक्ट्री के प्लेस पे होनी चाहिए, मतलब अभी मेरे को मशीन में डालना है रॉ मटेरियल जिससे कि मेरा जो है प्रोडक्ट तैयार हो, लेकिन मेरे गोडाउन में बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा है और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसका फायदा ही क्या हुआ? मेरा तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा मटेरियल वेस्ट हो रहा है, मेरा वो मशीन खराब हो रहा है, क्योंकि गोडाउन में पूरा माल पड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरे को बनाना है, तो वो वेस्ट ही हो गया ना। तो इसके लिए सही टाइम पे सही जगह पे सही चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी को कहा गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर वाला ऑर्डर देना नहीं, ऑर्डर मतलब है ना कि इस ऑर्डर में एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस वाला जो ये ऑर्डर है, ठीक है, तो एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए चीजें। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब है यहाँ पे इक्वालिटी। जब एक आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो ना, तो एज अ मैनेजर या एज अ सीईओ आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जो एम्प्लॉयज है उनमें आप ये ना भेदभाव ना करो, क्योंकि अगर आप भेदभाव करोगे ना, बोलते ना फेवरिज्म अगर होने लगेगी ना, तो क्या होगा? एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के बीच में आपस में मन मुटाव होना चालू हो जाएगा, और एक बार अगर मन मुटाव होने लगा ना, फेयर कंपटीशन अच्छा, हेल्दी कंपटीशन अच्छा है, बट अगर नेगेटिव कंपटीशन और बैड कंपटीशन होने लगा ना, तो इससे एट द एंड आपको इम्पैक्ट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही आएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यानी एक इक्वालिटी, एज अ मैनेजर, एज अ सीईओ, एज अ हेड सुपीरियर, आपको वो ध्यान देना है कि आप एक इक्वालिटी जो है मेंटेन रखो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। 12th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है एज अ मैनेजर, एज अ ओनर, ये आपका काम है कि आप ध्यान रखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्टेबिलिटी चल रही है, यानी लंबे समय तक वो चलने वाली है। बिकॉज ये क्या क्रिएट करता है? अगर आपको एज अ मैनेजर, अगर आपको ही अपने बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ही ऐसे हो कि छोड़ यार, जान दे, चलता है चलेगा, नहीं चलेगा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो क्या होगा? इससे एम्प्लॉयज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एम्प्लॉयज भी इस तरीके से, इसको ही फर्क नहीं है, हम लोग यहाँ पे लेकिन काम करें, हम कभी भी हमारा जॉब जा सकता है। एक काम करते हैं, हम लोग कहीं और जॉब ढूंढते रहते हैं, जैसे हमको दूसरा जॉब मिलेगा, इसको जॉब छोड़ के हम फटाक से उधर चले जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके जो अच्छे खासे एम्प्लॉयज है, मान लो कल को आपका बिजनेस नहीं बंद होता है लेकिन बिजनेस चलता है, मतलब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है पैसा कमाने की, बट आपके पास अगर मैन पावर
नहीं है, एम्प्लॉयज ही आपके पास नहीं है, तो आपको लगता है बिजनेस चला पाओगे, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए आपको वो ध्यान रखना है, यानी भले आपका बिजनेस नहीं अच्छी तरह चल रहा है, बट एज अ मैनेजर, एज अ ओनर, ये आपको ध्यान रखनी है कि आप इस तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखो कि एम्प्लॉयज को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो और एम्प्लॉयज को ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे जो है मेरा फायदा, यहाँ से ये कंपनी जो है लंबे समय तक चलेगी, तो मैं यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसी चीज को स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। एज अ मैनेजर आपका काम है कि कंपनी में अगर कोई भी काम अगर करना है, आप इनिशिएट करो उसको, यानी उसकी शुरुआत करो। आप अपने एम्प्लॉयज को नहीं बोल सकते ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा दे। हाँ, आप ऑर्डर दे सकते हो, करवा सकते हो, बट अगर आपको उस चीज को बेस्ट से बेस्ट तरीके से करना है तो आपको खुद ऑन ग्राउंड पे उतर के उस चीज को शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप शुरुआत दे रहे हो अच्छी खासी, देन आप बाकियों को बोल रहे हो कि इसको कंटिन्यू करो, तो वो बहुत अच्छी होती है। यानी आपको इनिशिएटिव जो है इनोवेटिव वे में न्यू आइडियाज लाने पड़ेंगे, नए नए तरीके लाने पड़ेंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे न्यू आइडियाज जो है हर वक्त लाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका बिजनेस जो है ग्रोथ कर सके। आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम वर्क। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। इस चैप्टर का सबसे पहला ही लाइन था, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो ग्रुप अगर एक्टिविटी है तो उसमें टीम वर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट टीम वर्क आप कोई काम नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका टीम वर्क होगा तो ही आपकी चीजें जो है अच्छी तरह से हो पाएंगी। ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है आपके सामने मैंने जो है यहाँ पे रखा। ओके, ठीक है, चलो आ जाओ। अब आते हैं हम हेनरी फ्यूल, फ्रेडरिक विल्सन टेलर, सॉरी हेनरी फ्यूल के तो हो गए, FW टेलर, फ्रेडरिक विल्सन टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है हम आपके सामने पढ़ते। तो जैसे हेनरी फ्यूल थे ना, उन्होंने क्या दिए, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए ना, उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है ना, उसी तरह से फ्रेडरिक विल्सन टेलर यानी FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी इन्होंने कुछ बोलते हैं कैलकुलेटेड डिसीजंस और बहुत ही चीजें ऐसी दी जो कि मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है, वैसे कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए। ठीक है, चलो आज देखते हैं, इनका एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या बोला है। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट by Frederick Taylor: scientific management consists of knowing what you, that is management, what men to do exactly, and saying it they do it in the best and the cheapest manner। तो भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको ये समझाता है कि एज अ मैनेजर आपको क्या करना है और किस तरह से करना है और सस्ते से सस्ते में कैसे करना है। यानी क्या करना है, कैसे करना है और कितने कम खर्च में करना है। ठीक है, तो साइंटिफिकली इन्होंने ये चीजों को प्रूव किया है। आओ देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला उन्होंने क्या बोला है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो इन्होंने क्या बोला है कि साइंस जो है कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, यानी जो ये रिजिड नहीं है। रूल ऑफ थंब से यहाँ से इनका क्या मतलब है, रिजिड। रिजिड का मतलब है अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तो उसमें रिजिड क्या है, वहाँ पे रिजिड ये चीज है कि वहाँ पे आपका मिडल फिंगर एक पर्टिकुलर चीज इंडिकेट करता है, आपका थंब एक पर्टिकुलर चीज इंडिकेट करता है, इंडेक्स फिंगर एक पर्टिकुलर चीज इंडिकेट करता है। तो क्या है, वहां पे वो रूल ऑफ थंब इंडिकेट होता है, यानी वो चीजें बोलते हैं ना रिजिड है, वो चेंज नहीं हो सकती कभी। लेकिन यहाँ पे जो बोला है कि वो साइंस जो है हमारे लिए यहाँ पे रूल ऑफ थंब नहीं है। अगर हमको चीजें ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी से चलानी है तो शुड बी द रूल ऑफ थंब शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद द मेथड्स डेवलप्ड टू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। जो रूल ऑफ थंब जैसे मेथड है, यानी जो रिजिड, यानी जो फिक्स चीजें, हमें उससे सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे ऐसी चीजों से जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा रिसर्च करके जो है मतलब बोलते हैं ना कि जो मेथड्स डेवलप किए गए हैं उनसे। रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। यानी अगर आप रूल ऑफ थंब डिसीजन की बात करोगे, यानी तो वो किसके ऊपर वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है, वो जो एक मैनेजर है उसके पर्सनल जजमेंट, यानी वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है, वो उसके ऊपर बेस्ड होता है, वो उस हिसाब से जो है डिसीजन लेता है। लेकिन टेलर ने इंसिस्ट किया है कि साइंटिफिक मेथड जो है हर छोटे छोटे काम में अप्लाई करना चाहिए। अब साइंटिफिक मेथड से मैं क्या मतलब है यहाँ पे, तो साइंटिफिक मेथड का एक और बार मैं आपको मतलब बता देना चाहता हूँ। साइंटिफिक मेथड का मतलब है बैलेंस डिसीजन, मतलब प्रॉपरली सोच समझ के चीजों को डिसाइड करना, समझ के डिसीजन लेना, यानी सिस्टमैटिक एंड बैलेंस डिसीजन। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड का मतलब ये है, सिस्टमैटिक एंड बैलेंस, यानी सारी चीजों को सोच समझ के प्लान करके फिर उन कामों को करना। ओके, यानी अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि अकॉर्डिंग टू टेलर अगर हम एक छोटा सा प्रोडक्शन एक्टिविटी भी करना है, जैसे कि अगर हम लोड करते हैं आयरन शीट्स को बॉक्स कार में, यानी मतलब मान लो कि बहुत बड़ी बड़ी आयरन शीट्स, और उसको अगर हम एक पर्टिकुलर अगर गाड़ी में भी भर रहे हैं तो हमें उस चीज को भी साइंटिफिकली प्लान करनी चाहिए जिससे वो काम आसानी से और कम टाइम में जो है हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा है। दूसरा पॉइंट क्या कहा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है लोगों, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में ना एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। द कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन अगर अच्छे से अच्छा होगा ना तो इससे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है
और यानी जो मनमुटाव है ना मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, वो बहुत कम होगी और दूर हो जाएगी। पर अगर अच्छे से अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में, तो एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जिससे कि क्या होगा, डिजायर्ड गोल जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो डिजायर्ड गोल है ना, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिजायर्ड गोल्स यानी जो उनके मकसद है, जो वो चाहते हैं कि हाँ हमें ये चीज अचीव करनी है, तो बहुत आसानी से जो है अचीव कर पाएंगे। डिजायर्ड गोल यानी क्या, सक्सेस जो है ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इजीली जो है मिल पाएंगे। ओके, तीसरी चीज है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, हमें जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट है ना, उनके मन में ये एक धारणा उनके सामने लानी पड़ेगी कि वो दोनों का इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वल है। यानी जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो एम्प्लॉयज है, उतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो मैनेजर भी है और हमारे लिए वो मैनेजमेंट भी है। तो हमें लोगों उनका मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि जो है वो लोग ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स एक दूसरे के लिए इज्जत या और रिस्पेक्ट फील करें, और वो लोग रियलाइज करें कि दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो लोग अच्छे कोऑपरेशन से काम करें और अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें। और इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट जो है दोनों ही क्या होगा, बढ़ेगा और अच्छे से अच्छा जो है हेल्पफुल होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगेन सेम पॉइंट है, कोऑपरेशन यानी उन लोगों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, टीम वर्क होनी पड़ेगी, इंडिविजुअलिज्म नहीं, यानी अपने मतलब का नहीं सोचना, अपने खुद के बारे में सोच के, खुद का पहले सोच के और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बाद में सोच के अगर करेंगे तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं होगा। तो उन्हें अपने से पहले जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, जो हमारा वर्कफोर्स है उसके बीच में एक प्रॉपर कोऑपरेशन होगा तो ही अच्छे से हो पाएगा। एक कट कोऑपरेशन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, एक इंटरनल कंपटीशन भले हो, लेकिन वो इंटरनल कंपटीशन ऐसा हो जिससे कि एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट जो है क्रिएट हो। ऐसा नहीं कि मतभेद हो रहा है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज शुड रेजिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग और स्ट्राइक्स। हाँ, कि अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में अगर अच्छा खासा रिलेशन होगा तो स्ट्राइक्स वगैरह जो होती है, जो एम्प्लॉयज जो स्ट्राइक कर देते हैं ये करने के लिए, ऐसा डिमांड्स अपने पूरी करने के लिए, वो चीजें भी वो नहीं करेंगे अगर एक अच्छा रिलेशन होगा तो। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह से वहां पे था ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही चीज यहाँ पे भी है कि जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गाइड करनी पड़ेगी। जो मैनेजर्स है, जो एम्प्लॉयज है, उनको ये समझना पड़ेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ के उन्हें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से जो है अपने क्या करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करेंगे। क्योंकि मेजर प्लानिंग जो होता है वो कौन करता है, टॉप और मिडिल लेवल के मैनेजमेंट करते हैं और अथॉरिटीज करते हैं, और जो एम्प्लॉयज है उनको क्या करते हैं, उन प्लानिंग्स को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो उन्हें समझना पड़ेगा कि सुपीरियर के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर उन्हें काम करना है, लेकिन वो सुपीरियर्स को भी उन्हें एनकरेज करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को हेल्प करना पड़ेगा काम अच्छे से अच्छा करने के लिए। इससे क्या होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस मैनेजर का और एम्प्लॉयज का दोनों का उभर के आएगा। ठीक है, सो इस तरह से डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो है ये बातें कही गई है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या बोला है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जरूरी नहीं है कि अगर आपके कंपनी में एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो अगर काम कर रहे हैं तो उनको सेम लेवल ऑफ नॉलेज है तो वो उतने में ही काफी है, नहीं, आपको जो है नए नए स्किल्स, उनकी कैपेबिलिटीज को पहचान के, उनके स्किल्स को पहचान के उनके अंदर से बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयज को जब भी अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो चीज़ें देनी पड़ेगी। मान लो कि कोई एम्प्लॉय है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, तो आप उसको एक डेवलपमेंट प्रोग्राम दो या उसको कुछ मतलब मोटिवेट करो जिससे कि वो पर्टिकुलर फील्ड में सीख सके, और अगर सीखेगा तो एट द एंड उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही जो है फायदा होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती है, और हर एम्प्लॉय जो है अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से अच्छा अपॉर्चुनिटी हासिल कर सके और एफिशिएंसी जिसकी बढ़ सके, प्रॉस्पेरिटी अच्छी हो सके। ठीक है, ओके, सो इस तरह से ये जो था आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल थे। यहाँ पे आपको 6 पॉइंट है, ये भी सिर्फ 4 मार्क के लिए आएगा, तो 5 से 6 पॉइंट आप लिखोगे तो अच्छा है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये लास्ट पॉइंट है आपके चैप्टर का। यस, तो लास्ट पॉइंट जो है वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, इसके टेक्निक्स क्या है, किन टेक्निक्स के जरिए ये साइंटिफिक मैनेजमेंट बना है। ठीक है, सो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट किन टेक्निक्स की वजह से बना है। सबसे पहले वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मतलब जो हम काम करते हैं ना, उन चीज़ों की स्टडी करने के बाद हमने जो है ये साइंटिफिक टेक्निक्स बनाए हैं। जैसे कि किन चीज़ों की, कि हम कोई काम कितने टाइम में कर सकते हैं, हम अपने काम को, हमारे टाइम को, और हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कौन सा काम कितने टाइम में कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, कौन से टेक्निक को यूज कर रहे हैं, कितने टाइम में हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको एनालाइज करनी पड़ेगी। अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मान लो मेरे ख्याल से कि एक
1 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास होगा। तो अगर 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो है तो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा कि कितने टाइम में हो रहा है। अगर मैं एकदम आराम आराम से बोलते रहो तो पता चला 4 घंटे का एक ही वीडियो हो गया, और आप लोग फिर क्या ही देखोगे नॉर्मल लेक्चर में, और फिर रिविजन में फर्क ही क्या रह गया। ठीक है, तो इसीलिए मुझे वो स्पीड मेंटेन करना पड़ रहा है। तो मेरे को वो टाइम स्टडी करनी पड़ी पहले कि कितने टाइम में होना चाहिए। देन मेथड स्टडी, किस मेथड से, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने पूरे डिटेल में पढ़ा है। देन कुछ क्वेश्चंस को मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे क्या समझ आ रहा है, मैंने अपने मेथड्स को ऐसे रखा जहाँ पे मेरे को पता था कि यहाँ पे आपको मेरे को डिटेल पढ़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो नहीं समझेगा। तो मैंने उसको उस मेथड से अपना, और यहाँ पे वो पता है कि यहाँ पे आपको बहुत इजीली समझ जाएगा, वहाँ पे मैं अपना मेथड चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, देन मोशन स्टडी, मोशन का मतलब है यहाँ पे किस स्पीड से आप काम कर रहे हो, किस तरह से कौन से मशीन्स कैसे काम कर रहे हैं, उनका स्पीड कैसा है, कोई पर्टिकुलर टास्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्लीट करने के लिए, क्या वो अननेसेसरी है, क्या उस चीज को हम छोड़ सकते हैं या उसको करना ही चाहिए हमें, तो वो मोशन स्टडी है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कैसा। देन आता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब है कि अगर कोई इंप्लॉय काम कर रहा है, अगर कोई इंप्लॉय कंटिन्यूसली काम कर रहा है तो उसको आराम की भी जरूरत होती है भाई। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, अगर उनके 8 आवर्स की जॉब होते हैं ना, तो 8 आवर्स की जॉब में ना उनका 1 आवर जो है रेस्ट टाइम होता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो अपने मम्मी पापा से जरूर पूछना। उनके जो 8 आवर्स की जॉब होते हैं ना, आई थिंक नहीं 1 आवर तो नहीं, 40 से 45 मिनट्स जो है उनको 8 आवर्स में जो है रेस्ट टाइम होता है, यानी लंच टाइम होता है, उसी में रेस्ट टाइम भी होता है, बीच बीच में भी उनको रेस्ट मिलते रहता है। इससे क्या होता है, जो फटीग यानी जो थकावट है ना, वो थकावट जो है उनकी कम हो जाती है। तो थकावट जितना कम रहेगा, अगर वो फ्रेश माइंड से करेंगे तो आपके अच्छे से अच्छा काम करेंगे। अदरवाइज अगर वो थकान से काम करेंगे, थकान से काम क्या होगा, कोई ना कोई गलती करेंगे, कोई ना कोई गलती होगा तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या मान लो रॉ मटेरियल खराब हो सकता है, या प्रोडक्ट खराब हो सकता है, या क्वालिटी गिर सकती है, जैसे बहुत सारी चीज जो है हो सकती है। ठीक है, सो इसी वजह से फटीग स्टडी यानी कौन सा एम्प्लॉय कितने देर तक काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, उन चीजों की स्टडी करना भी आपके लिए जो है बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके जो टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं ना, वो अच्छे से अच्छे हो। बिकॉज स्टैंडर्ड वर्किंग एनवायरनमेंट और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अगर अच्छे होंगे ना, तो स्पॉइलेज यानी जो नुकसान है उसका वो कम से कम होगा, मटेरियल वेस्टेज कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, फटीग अमंग द वर्कर्स एंड इट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा होगा। प्लस यहाँ पे एक और चीज मैं पॉइंट ऐड करूंगा, एक्सीडेंट्स वगैरह कंपनी में नहीं होंगे, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉइज क्या फील करेंगे, हाँ वहां पे उनको ऐसा लगेगा कि चलो मेरे को यहाँ पे काम करने में अच्छा है, मेरे लिए सेफ है ये, तो वहां पे वो सेफ फील करेंगे यार। अगर उनको वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा तो वो लोग सेफ फील करेंगे और लंबे समय तक आपके एनवायरनमेंट के लिए मतलब आपकी कंपनी के लिए काम करेंगे और वहां पे वो रुके रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। यानी कोई भी अगर टास्क आप सेट कर रहे हो ना, तो उसको सोच समझ के, अगर आप किसी की मान ली रेम्यूनरेशन भी, अगर किसी का सैलरी भी फिक्स कर रहे हो ना, तो सैलरी आप किस बेसिस पे फिक्स करोगे, कि देखोगे कि उस पर्टिकुलर बंदे का कितना काम हो रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके टेक्निक्स क्या है, तो वो सारी चीजें ध्यान में रख के जो है उसको आप सैलरी फिक्स करोगे या उसके काम रखोगे। ठीक है, तो यानी कोई भी आप डिसीजन लेने से पहले उसको बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंसली एनालाइज करोगे। ठीक है, आते हैं उसके बाद 4th पॉइंट पे, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आप कोई भी काम करवाने से पहले, यानी किसी भी अगर एम्प्लॉय को आप हायर कर रहे हो, तो एम्प्लॉयर को जब भी आपने हायर किया तो पहले आप उसको ट्रेनिंग दोगे, एटलीस्ट 1 मंथ ट्रेनिंग जरूर आप दोगे। उसके बाद ही जो है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा सीख रहा है, उसके हिसाब से आपको वो कंपनी में जॉब पर्टिकुलरली वहां पे दोगे। यानी जॉब तो दे दोगे, बट कौन से फील्ड में रखना है, क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना है, कितनी सैलरी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, वो सारी चीजें उसके बाद जो है आप डिसाइड करोगे। ठीक है, सो मोस्टली जो है ये ऐसे ही किया जाता है। तो सिलेक्शन और ट्रेनिंग बहुत ज्यादा, आपने अगर सिलेक्ट कर लिया है उसको, तो ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली उसको मेन काम नहीं दे सकते हो। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो उससे क्या होगा, आपके कंपनी को भी बेटर होगा, बिकॉज वो कंपनी में कोई गलतियां नहीं करेगा, जितनी चीजें हैं वो पहले ही सीख लेगा और फिर उन गलतियों को करेगा नहीं। ठीक है, उसके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें जो है ना, जब भी हम कोई काम करना है तो हमें 2 लेवल पे प्लानिंग करना है। यानी एक प्लानिंग लेवल, मतलब 2 लेवल पे सोचना है, एक प्लानिंग लेवल और एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल। यानी उसको हम कैसे करें और उस चीज को कौन करेगा। जैसे जो हायर लेवल जो लोग होते हैं, जो हायर लेवल मिडिल लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, वो लोग चीजों को प्लान करते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये टाइम पे ये करना है, वो टाइम पे वो करना है, इस टाइम तक ये डेडलाइन है, वो डेडलाइन है, ऐसी है वैसी है, ये तो उन्होंने प्लान कर लिया। अब काम कौन करेंगे, जो लो लेवल एम्प्लॉइज है, लोअर एम्प्लॉइज है वो। तो इसी वजह से हमें ये ध्यान देना है कि जो प्लानिंग लेवल पे जो हो रहा है ना, वो प्लानिंग लेवल पे इस तरह से प्लान हो कि जो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन प्लानिंग कर लिया और वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो डुएबल वो चीज होनी चाहिए। और प्लस जो इम्प्लीमेंट करते वक्त भी जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना उसको, यानी जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कामों उसको कर रहे हैं, वो भी ध्यान देना है उन्हें कि वो प्रॉपरली उसको करे। यानी एक बॉसी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जो काम अगर मैं करवा रहा हूँ, एज अ मैनेजर अगर मैं काम करवा रहा हूँ, तो मेरा बॉसी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मुझे उसे समझाना है, अच्छी तरह से बताना है और उससे काम करवा के लेना है, क्योंकि मेरा काम होने से मतलब है
ऐसा लड़ झगड़ के काम से मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। देखो बहुत से ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं ना जहाँ पे पीस बेसिस पे जो है इनकी सैलरी होती है। जैसे अगर आपने 100 पीस ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया तो आपको इतना सैलरी मिलेगा, अगर 200 पीस बनाया तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। तो ये भी एक चीज होती है जो बहुत सी जगहों पर होती है। जैसे लिज्जत पापड़ आपने सुना होगा, लिज्जत पापड़ जो बहुत फेमस पापड़ है, जो हमारे घर में आज आप लोगों के भी घर में, मेरे घर में तो बनता है, मतलब खाते ही लोग, तो आपको भी घर में खाते होंगे। लिज्जत पापड़ होता है, पापड़ का पैकेट जो आता है वो, तो वो पेपर पापड़ ना आज भी फैक्ट्रीज में जो लेडीज है ना, वो लेडीज लोग क्या करती है, वो लेडीज लोग जो है, लेडीज लोग घर आटा लेके जाती है, आटा लेके जाने के बाद वो लोग पापड़ बनाती है और लेके आती है। तो पापड़ जितने वो लोग, मतलब अगर वो लोग ने 100 पीस बना के लाया उस उतने आटे से, तो वो 100 पीस के हिसाब से जो उनको किया जाता है। तो इसे कहा जाता है पीस वेज रेट सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपके साइंटिफिक मेथड से। सो स्टूडेंट्स, होप्स आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे एक चैप्टर की समरी है, ठीक है, वो उतना ध्यान नहीं देंगे हम लोग। तो ये पूरा चैप्टर था, इसके अंदर मैं बोलूँ तो 1 2 3 5 क्वेश्चन आंसर है, पांचों के पांचों आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से लर्न करने हैं। इसमें से मेरे को नहीं लगता है कोई भी 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। अब आप बोलोगे सर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 8 मार्क के लिए आ सकता है, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 8 मार्क के लिए पूछेंगे, बिकॉज और आपके बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से 8 मार्क के क्वेश्चन लोग उठा सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल आपको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 14 के 14 पूरी अच्छी तरह से करने हैं, तभी आपको जो है अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन हो पाएगा, ठीक है। और इवन इसके नोट्स वगैरह मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं, मैं ट्राई कर, मतलब फर्स्ट चैप्टर का तो हो चुका है, तो इसका मैं लिंक में इधर आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा PDF का, वहाँ से ये जितने भी क्वेश्चन है ना, जैसे ये हो गया, देन ये हो गया, वन वर्ड, ये वो मैच, ये वो, फिर मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जैसे ये केस स्टडी हो गई, इसके आंसर्स, देन ये जस्टिफाई द फॉलोइंग, जिसके आंसर्स आपको इजीली नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के आंसर्स जो है इस PDF में आपको जो है मिल जाएगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको भी हेल्प मिले जो इन वीडियोज़ के थ्रू उनका रिविजन हो सके, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी बैक और अनदर न्यू वीडियो, और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा इसका, तो वहां से जाके प्लेलिस्ट में आप बाकी वीडियोस भी जो है देख सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।